नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष बंका, चार्टर्ड अकाउंटेंट अयोध्या से ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक चर्चा खास तौर से प्रोफेशनल्स के बीच में बहुत गर्मा गई है कि प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स को, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो या फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हो, इन सब को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 3 मई को पिछले हफ्ते ही एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब इसमें प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स भी फंसेंगे। लोगों का कहना है कि अब उनको जेल तक जाना पड़ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीज़ें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही रहने दें। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने कलीग्स के जो भ्रम है, जो कन्फ्यूज़न है, उनको दूर करना चाहता हूँ। इसलिए सबसे पहले हमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कुछ लोग इसको पॉमला कहते हैं, कुछ लोग इसको PMLA एक्ट कहते हैं, इसको समझना, इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से प्रभावित है। अब इस एक्ट में सबसे कीवर्ड, आप लोग वीडियो के दौरान ध्यान रखिएगा, मैं कुछ कीवर्ड्स की बात करूंगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट लेना है तो प्लीज़ उस कीवर्ड्स को जरूर डाउनलोड या अपने पास नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। उस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक बहुत ही कीवर्ड लिखा हुआ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? सबसे पहले यही क्वेश्चन उठता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? प्रोसीड्स पैसों का आना, क्राइम मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू आना। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू या कोई करप्शन के थ्रू, भ्रष्टाचार के थ्रू, किसी भी आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से कोई भी पैसा आना, उससे कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर किया गया है। ठीक है, किसी ने अगर इस तरीके के आपराधिक पैसे, भ्रष्टाचार से पैसे अपने पास इकट्ठा कर रखा है तो उस पैसे को वो अपनी पैरेलल इकोनॉमी में तो चला सकता है, मगर उसको जब देश की मुख्य धारा में, जो देश की मेन स्ट्रीम ऑफ लाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसमें इंसर्ट करने के लिए वो लेयरिंग करता है या उसको किसी भी माध्यम से अपने कंट्री की मेन स्ट्रीम ऑफ लाइन ऑफ इकोनॉमी में ले करके आने के प्रयास करता है, उसी को रोकने के लिए ही इस एक्ट को प्रभावित किया गया है। इसका नाम ही इसीलिए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब हम ये समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को कोई अपने काला धन से सफ़ेद धन बनाने का प्रयास करता है। जैसा कि लोगों का इसमें काला धन और सफ़ेद धन एक कॉमन टर्म है, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। सबसे पहले किसी के पास अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से या भ्रष्टाचार का कोई पैसा है तो वो प्रयास करेगा कि हम उसे अपनी मेन इकोनॉमी में लाएं, जिससे कि हम उसका कहीं सही इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए वो किसी न किसी सरकारी संस्था का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं तो कोई भी आदमी बैंक में अपने उस पैसे को जमा करने की कोशिश करता है। अगर वो बैंक में जमा करने की कोशिश करेगा तो बैंक के पास ऐसा टूल होना चाहिए कि वो सरकार को बताए। इसी के लिए सरकार ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का ये काम है कि वो इस तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करेगी और यदि उसको ऐसी शंका होती है तो उस पर कार्रवाई करेगी। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को कैसे पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व है? इसके लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने को कुछ रिपोर्टिंग एंटिटीज रिपोर्ट करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गया, रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या है? किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमेशा उस कानून में आमतौर पे सेक्शन 2 उसकी डेफिनेशन का सेक्शन होता है, जिसमें साफ साफ सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज WA में रिपोर्टिंग एंटिटी को डिफाइन किया गया है। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है? ए बैंकिंग कंपनी, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरी और ए पर्सन
कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिर एक कीवर्ड आया, ए पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। ये मैंने आपको बताया सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज WA में। इसे आप लोग चेक भी कर सकते हैं, सारे सोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को आप डाउनलोड करेंगे, बेयर एक्ट को, तो उसमें, और मैं लिंक को अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। अब वहाँ पे हम 3 को तो जान गए कि बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अ पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। ये आज से नहीं है, ये दसियों साल से इस कानून में आ रखा है कि कौन ये पर्सन होगा जो डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा होगा। इसके लिए, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हमको इसी सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के सब क्लॉज SA को समझना रहेगा। इस क्लॉज में 1 से लेकर के 6 तक, इस क्लॉज में 1 से लेकर के सब क्लॉज 1 से 6 तक कुछ लोगों को मेंशन किया हुआ है। जैसे मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ, मेन हम क्लॉज पे ही आएंगे। सब क्लॉज 1 में कैसीनो की एक्टिविटीज़ को कोई कर रहा हो, सब क्लॉज 2 में रजिस्ट्रार के लिए है, सब क्लॉज 3 में रियल इस्टेट एजेंट के लिए है, सब क्लॉज 4 में कोई भी ऐसा डीलर जो प्रीशियस मेटल्स वगैरह में डील कर रहा हो, सब क्लॉज 5 में सेफ कीपिंग या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सब क्लॉज 6। सब क्लॉज 6 में ये मेंशन किया गया है, पर्सन कैरिंग ऑन सच अदर एक्टिविटीज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन सो डेजिग्नेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भी एक्ट में बहुत पहले से है। तो सब क्लॉज 6 में ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई कर सकती है। अगर पावर दी गई है तो उसने 3 मई को यही पावर एक्सरसाइज की। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं इस पर फिर से इसलिए आऊँगा क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन को कवर करेंगे तो उसकी ओपनिंग लाइन यही कहती है, ठीक है दोस्तों। अब हमको सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या ध्यान देने वाली चीज़ है कि इस नोटिफिकेशन में जो हमारा ओपनिंग लाइन है वो कहता है कि पावर एक्सरसाइज्ड इन सब क्लॉज 6 क्लॉज SA सब सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो पावर है उसमें हम प्रैक्टिसिंग CA, CS, CWA इन तीनों को कवर करते हैं। ठीक है, आपने कवर किया, कोई बात नहीं। अब इस पे फिर मैं आता हूँ कीवर्ड्स की बात। आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, प्रोफेशनल कैपेसिटी में होनी चाहिए, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें उसमें मेंशन है किसी भी ट्रांजैक्शंस में, तब ये कवर होती है। और इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, हम अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर काम कर रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देना चाहिए। एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी हमको इंक्लूड किया गया है, तो इसमें मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आता है। जैसे बैंक रिपोर्ट करता है और लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, इसमें डीलर्स हैं प्रीशियस मेटल्स के, उनको भी कवर किया गया है सब क्लॉज 5 में, मगर कभी ऐसा कोई भी चर्चा नहीं बना। तो इसमें अब हमको ये समझना है कि रिपोर्टिंग एंटिटी को FIU को रिपोर्ट करना है। हम मान लेते हैं कि किसी भी प्रोफेशनल पर्सन ने प्रैक्टिसिंग के दौरान इस तरीके का ट्रांजैक्शन किया या इस तरह की कैपेसिटी में उसने क्लाइंट के बिहाफ पे कोई काम किया, ठीक है, किया तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग एंटिटी की तरह उस चीज़ों को FIU को रिपोर्ट कर देना चाहिए। अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है तो क्या होगा? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर रिपोर्ट ना करने के केस में ही वो पेनलाइज होगा, कोई वो जेल नहीं चला जाएगा। इसके लिए भी उसी एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, उसके D में ये मेंशन है कि डायरेक्टर में इम्पोज मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख रुपीज ऑफ पेनल्टी ऑन रिपोर्टिंग एंटिटी। तो एज अ प्रोफेशनल आप रिपोर्टिंग एंटिटी हैं, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख रुपए आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो इसमें जेल जाना, उलझने पैदा करना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो चीज़ें चल रही हैं,
वहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ तो आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हुआ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि उसकी बताई कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, कैसे है, कब से है और क्यों ऐसा लाया गया है। ठीक है, अब हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो 3 मई को नोटिफिकेशन नंबर 2036 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे, बट एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसने इस तरीके का एक नोटिफिकेशन निकाला जिसकी ओपनिंग लाइन वही है जो मैंने पहले बताया कि पावर कन्फर्ड बाय सब क्लॉज 6 ऑफ क्लॉज SA ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सब सेक्शन 2। हम वहां पे क्या कर रहे हैं कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, प्लीज आप लोग कीवर्ड्स को नोट डाउन कीजिएगा, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट अगर इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशन हम एग्जीक्यूट करते हैं, तब वहां पे हमको कवर किया गया है एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी। वो ट्रांजेक्शन्स क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या है, तो वो 5 ट्रांजेक्शन्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट मनी, सिक्योरिटीज और अदर एसेट्स, मैनेजमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग्स और सिक्योरिटीज अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन और फॉर द क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारा कहता है क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, LLP, ट्रस्ट एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज। तो सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ये 5 हैं, प्रोफेशनल कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट हम काम कर रहे हैं, तभी ये चीज़ें कवर होती हैं। इस नोटिफिकेशन में 2 एक्सप्लेनेशन भी है, हमको उसको भी कवर करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है, मैं क्रक्स उसका बताता हूँ, प्रैक्टिसिंग इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और फर्म। सेकेंड एक्सप्लेनेशन कहती है कि फर्म एज डिफाइंड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसका भी सेक्शन 2 डेफिनेशन का ही है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 के हमारे क्लॉज 1 में, अगर सब क्लॉज 1 में ये डिफाइन किया गया है फर्म क्या है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो भ्रम है कि प्रोफेशनल्स फंस गए, ये हो गया, तो वहाँ मैंने आपको पेनल्टी कवर किया। एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी आपको FIU को बताना है। रिपोर्टिंग एंटिटी पहले से ही कई सारी हैं, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अब एक्सरसाइज करके किसी को कवर कर सकती है, उसने कवर कर लिया। हम लोग एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन की बात करते हैं, ये मेरे पर्सनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन जो चल रहा है सबके मन में कि क्या हमको कंपनी का काम करना चाहिए? ऐसे प्रोफेशनल्स बॉडीज डर गए हैं, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करें कि ना करें, कंपनियों का ऑडिट करें कि ना करें। तो मेरा ये कहना है कि आप ऑडिट बिल्कुल करें, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट बिल्कुल करें, सर्टिफिकेशन का काम बिल्कुल करें, क्योंकि आप वहाँ पे कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो वो प्रोफेशनल बॉडी की तरह काम कर रहे हैं, बट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट आप काम नहीं कर रहे हैं, ना ही इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये 5 ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर है भी तो आप क्लाइंट के बिहाफ में नहीं, आप एज अ ऑडिटर वहाँ पे काम करते हैं, एज अ सर्टिफिकेट आप उनको देते हैं कि हाँ आप अपने पास उनकी KYC रखिए, उनकी आइडेंटिटी रखिए और आप सर्टिफाई कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम प्रोफेशनल्स के लिए है, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट और वर्क अकाउंटेंट हो, उन सब के लिए क्या हम ऑडिट कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऑडिट आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप नहीं करते हैं। ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट बॉडी होता है जो ऑडिट करता है। और अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट अगर आपको कोई ऐसा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अगर आपके की नज़र में आता है, तो क्या ये मैंडेटरी है कि हम रिपोर्ट करें? भाई हम तो प्रोफेशनल हैं, बट
ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट आप ऑडिटर हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको रिपोर्ट करें। आप मोरालिटी के बेसिस पे कुछ भी करना चाहें, बट मैं नोटिफिकेशन और एक्ट की बात करूं तो इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी टू रिपोर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ इट इज़ नोन टू यू देयर इज सम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन और देयर इज अ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को वॉलेंट्री बेसिस पे कुछ करना चाहते हैं तो मेरा कोई कमेंट नहीं है, बट मैंडेटरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी फाइन या पेनल्टी इस तरीके की चीज़ें इम्पोज हो सकती हैं। होप ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए कि जैसे बैंक कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करता है, अगर प्रोफेशनल भी रिपोर्ट करता है तो आप अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैरी ऑन करिए और उस तरीके से रिपोर्ट करते चलिए, कहीं भी कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों का कन्फ्यूज़न, जो भ्रम था, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, सोशल मीडिया पे एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी प्रोफेशनल्स के बीच में, वो बहुत हद तक दूर हुई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप अप्रिशिएट जरूर करिएगा जिससे कि मैं दूसरा भी वीडियो इसी तरीके का कोई बना सकूँ। जय हिंद, जय ICAI।